हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन किसके हैं? संस्कृत के क्वेश्चन हैं। संस्कृत का एक प्रैक्टिस सेट परसों आया था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पूरे 30 क्वेश्चन होंगे। आपको अपना जो भी स्कोर हो पिछली क्लासेस की तरीके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और सभी पुरानी क्लासेस को भी देखते रहना है। पूरे पूरे प्रैक्टिस सेट आपके सभी सब्जेक्ट के यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड ला रहे हैं। और पूरी 25 प्लस की 100% की तैयारी करा रहे हैं। बस आप लोगों को देखना है कि कितना आप लोग कवर अप कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। और ये क्वेश्चन आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा भी था। यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो जल्दी से देखिए, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गो, गेहूं, गोधूम या फिर गोधूम, किस प्रकार से और कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया, गोधूमः। ये सही दिया गया। गेहूं को संस्कृत में इसी नाम से जाना जाता है। और गेहूं के तत्सम शब्द की बात होगी तो वो भी यही होता है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द ही हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हों। तो जब हिंदी में तत्सम शब्द में पूछा जाएगा तो गेहूं को गोधूम कहा जाता है। और यही सेम क्वेश्चन आपका लगभग 4-5 साल पहले यूपी टेट के पेपर में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरसम, सरसपम, सरसमपह, सरसोहमः या फिर सरसपम, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 92 नंबर या आज का दूसरा क्वेश्चन है। और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिएगा। अगला, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 5 या फिर 6? तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के प्रकार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चाहे हिंदी और संस्कृत हो, संज्ञा के कितने भेद बताए गए थे? 6 भेद। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द नंबर 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? गाड़ी ही, सकटह, गत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? गाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल्दी से बढ़ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन आपको लेवल बढ़ता हुआ मिलेगा, इसलिए सभी अंत तक 30 क्वेश्चंस को देखेगा। सकटह कहा जाता है, गाड़ी को संस्कृत में सकटह के नाम से जाना जाता है। अगला, पूज में अनियर प्रत्यय जोड़ देना। अनियर प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया था। तो पूज प्लस अनियर के योग से क्या बनेगा? पूजनीयः, पूजनीयरः, पूजनीयम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसे पूजनीयम कहा जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया, पूजनीयम। पूज में जब अनियर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो शब्द आपका ये बनेगा। प्रत्यय टॉपिक पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संस्कृत का सबसे टफ टॉपिक में से एक है। कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार यहाँ से मिलते हैं। पूरा टॉपिक आपको अलग से पढ़ा चुके हैं, लिंक नीचे दिया गया है। सभी लोग अभी जाके क्लास के एंड होते ही सबसे पहले इसको जरूर देखना जाके। अगला, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ? विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाने वाले उच्चारण स्थान से। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन है, कंठ। विसर्ग आ जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, का वर्ग आ जाए या फिर हा, ये जो होते हैं ये आपके सभी विसर्ग के इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं कंठ होते हैं। इसका भी आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगला है, एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ बताइए। गिनती से एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, कभी कभी 2 भी पूछ दिए जाते हैं। एकोनचत्वारिंशत्, 47, 39, 29 या फिर 49? तो देखिए, एकोन का मतलब हमने आपको बताया था एक कम, चत्वारिंशत माने 40, यानी कि 40 से एक कम। तो इसका कौन सा आपका ऑप्शन सही जो है? बी नंबर 39। हमने आपको बताया था चत्वारिंशत किसको कहते हैं? 40 माइनस 1 कर देंगे जब भी एकोन लिखा होगा। तो ये आपका बन जाएगा 39। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39, ये भी आपको बहुत अच्छी ट्रिक से पढ़ाई थी, लिंक नीचे दिया गया, देख लेना। अगला, चोर भयम में समास होगा तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर द्विग समास? तो देखिए, चोर भयम, चोर से भय, चोरात भयम, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था। तो चोर से भय, बीच में आपका क्या हो रहा है? बीच में आपका कारक चिन्ह लोप हो रहा है, तो वहाँ आपका सीधे सीधे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, वयार्थक एवं वृक्षार्थक धातुओं के साथ
किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी, पंचमी या फिर द्वितीया? बहुत इंपॉर्टेंट विभक्ति टॉपिक भी है, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा लेकिन देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो भय या फिर रक्षा संबंधित धातुओं के लिए किया जाता है। और इसका मैंने आपको सूत्र भी आपको बताया था, वीत्यर्था नाम प्रिय माणा, इस प्रकार से बताया था। वीत्रार्था दिया हो तो समझ लीजिए भय से संबंधित बात हो रही है, आपका आंसर हमेशा पंचमी विभक्ति ही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अहम बालकम पश्यामि, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन बताना है। अहम बालकम पश्यामि, इसे आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से देखिएगा। यते, हमने आपको बताया था यते अंत में होना अति आवश्यक है, तो इसमें आपको यते सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, मया बालकः यते दृश्यते, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर कर्मवाच्य। 1 नंबर आपका 100% इस टॉपिक से भी आता है, इसीलिए आप ये भी याद रखिएगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8, 10, 12 या फिर 14? महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? प्रत्याहार इनसे मिलकर बने होते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इनकी कुल संख्या होती है 14। ये शंकर जी के डमरू से निकली ध्वनियाँ हैं, इनके आधार पर इनको महेश्वर सूत्र कहा गया है। और इनकी कुल संख्या जो होती है 14 होती है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पावकः में संधि बताइए। बहुत इजी और सबसे ज़्यादा हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो एक पवन हो गया, एक पावक हो गया। पवन होता पो प्लस अन और पावक होता पौ प्लस अकहा। पौ, आ की मात्राएं आ रही, यानी कि ये ओ की मात्रा हो जाएगी, पौ प्लस अकहा, तो ये आपका बन जाएगा पावकहा। ये शब्द आपका बन जाता है, अयादि संधि के अंतर्गत आता है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पावकहा आ जाएगा आपका अयादि संधि में, याद कर लीजिएगा, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखिएगा। सा वर्ण का उच्चारण स्थान, सा वर्ण का दंत, तालु, कंठ या फिर मूर्धा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन दंत, सा देखिए दंत हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रयश्चत्वारिंशति शब्द का अर्थ बताइए। तो शब्द आपका दिया गया त्रयश्चत्वारिंशति, 34, 43, 103 या फिर 300? आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था 1 या 2 क्वेश्चन इस पर आधारित जरूर आते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, त्रयस यानी कि 3, चत्वारिंशत मतलब 40 हो गया। अलग अलग तोड़ लीजिए इनको और जोड़ दीजिए आपस में। त्रय दिया गया, त्रय मतलब 3 हो गया और चत्वारिंशत मतलब 40 हो गया। 40 और 3 कितना होता है? 43 होता है, 43 होता है। 43 आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रयश चत्वारिंशत मतलब 43। अगला, पंचवटी में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुप्रिय समास या फिर कर्मधारय समास? पंचवटी में समास, पंचवटी क्लियर हो गया होगा, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। संख्यावाचक और समूहवाचक होता है, वहाँ द्विग समास बताया था, सबसे इजी समास होता है और बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विग समास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से देखते रहेंगे। बस आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा और क्वेश्चन अगर अच्छे लगें तो शेयर भी करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ओम में ओ के आगे, ओ के बाद जो ये आपका यस टाइप का बना हुआ इस प्रकार से, ये किसके अंतर्गत आता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमने आपको बताया था, एक ह्रस्व स्वर जो 1 मात्रा के लिए होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रा के लिए, और प्लुत्व स्वर जो होता है वो 2 से ज़्यादा मात्राओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर आपका प्लुत्व स्वर होता है जो कि यस आकार का इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ ओम में यही बना हुआ है, तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लुत्व स्वर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ई वर्ण का कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ? 2 नंबर पक्के समझिए यहाँ से, अगर आपको उच्चारण स्थान याद है। और अब कभी भी स्पर्श व्यंजन के नहीं पूछे जाते, क्योंकि सबसे इजी वही बनते हैं। हमने आपको 3 उच्चारण स्थान बताए हैं, जिसमें कि अभी एक आया था आपका विसर्ग का, दूसरा क्वेश्चन आया था सा का, और तीसरा छोटी ई का उच्चारण स्थान पूछा गया। तो क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ? तो 17 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख लीजिए, तालु, ई जो होती है इसका आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, याद कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया होगा, तालु ई का उच्चारण स्थान होता है, बड़ी ई का भी यही होता है। अगला, पितृणम पद में कौन सी संधि है? जल्दी से देखिएगा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? पितृणम
हमने आपको बताया था पितृ ऋण, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलें, कल सुबह आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास आई थी, ना देखी हो तो जरूर देख लेना। शाम को मैंने आपको जो कल शाम को क्लास दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के पार्ट 2 की क्लास थी। 30 पूरे क्वेश्चन थे जो कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान पर आधारित थे और यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग अपना सहयोग बनाए रहा करिए, क्वेश्चंस और क्लासेस को जरूर अंत तक देखते रहा करिए। बार बार आपको बीच में बताना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोग क्लासेस को नहीं देखते हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इन क्लासेस को तैयार किया जा रहा है, जरूर अधिक से अधिक देखते रहा करिए और शेयर करते रहा करिए। तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ज्ञानम विना मुक्ति ही, ज्ञानेन विना मुक्ति ही, ज्ञातान विना न मुक्ति ही, उपरोक्त सभी। तो शुद्ध वाक्य जो इनमें से दिया गया है, तीन में से कोई एक ही शुद्ध है, इतना जान लीजिए। तो इनमें कौन सा दिया गया? ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, इस प्रकार से अर्थ होगा। ए नंबर ऑप्शन है, ज्ञानम बिना ना मुक्ति ही, ज्ञानम हो जाएगा। यही तीनों में अलग अलग था, तो यह आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्विंशति का अर्थ बताइए। चतुर्विंशति बहुत ही ईजी है, 24, 80, 16 या फिर 124। चतुर्विंशति, चतुर और विंशति अलग अलग कर लेंगे। चतुर माने 4 हो गया, विंशति माने 20 हो गया, टोटल आपका बनकर आ गया 24। ए नंबर ऑप्शन में 24 दिया गया, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत है, सीधे सीधे आंसर कर देना, बस अलग करना है आपको, इतना याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, कालिदास या फिर भास। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो आप लोगों को याद होगा महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। क्या नाम है इनका? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी का ही दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? महाभारत की कथा जो है, ये आपके कुछ लौकिक साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते रहिए, याद करते रहिए। तो दोस्तों महाभारत कुल 18 दिन का युद्ध हुआ था और प्रत्येक दिन के युद्ध को एक पर्व के रूप में लिखा गया है। तो आपका कौन सा आंसर से होगा? 19, 18, 7 या फिर 15। जब हमने बता दिया प्रत्येक पर्व एक दिन पर आधारित है, तो कुल 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत की कथा को पर्वों में विभाजित करके लिखा गया, पर्व मतलब दिन। तो 18 दिन का युद्ध हुआ था, 18 पर्व में विभाजित है। 22 नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, महाभारत में अंगिरस कौन सा? अंगिरस का मतलब होता है कि महाभारत की जो रचना की गई है उसमें मुख्य रूप से कौन सा रस देखने को मिलता है? वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब युद्ध की घटना का वर्णन किया गया, सीधे सीधे महाभारत नाम से समझ लीजिए, या आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कौरव पांडवों के युद्ध की रचना है, तो जाहिर तौर की बात है वीर रस ही होगा। उत्साह की बात हो रही, वीर रस का स्थायी भाव हमने आपको बताया था उत्साह, और ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो याद कर लीजिएगा। अगला, पांडवों को वनवास हुआ था कितने वर्ष का? 14 वर्ष का, 13 वर्ष का, 12 वर्ष का या फिर 10 वर्ष का? अज्ञातवास नहीं पूछा गया, केवल वनवास पूछा गया है। तो पांडवों को जो कौरवों ने वनवास की कुल अवधि दी गई थी वो कितनी थी? 114 नंबर या 24 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका बी नंबर ऑप्शन है। 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयंत नाम था, जयंत किसका नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंद्र के सारथी का नाम, दुष्यंत के सारथी का नाम, इंद्र के पुत्र का नाम या फिर दुष्यंत के पुत्र का नाम? तो 25 नंबर क्वेश्चन है, जयंत नाम था इंद्र के सारथी का नाम, याद कर लीजिएगा। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र के सारथी का नाम क्या था? जयंत। अगला क्वेश्चन है, रामायणकार थे, रामायणकार का मतलब है रामायण की रचना करने वाले कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर तुलसीदास? सबको मालूम होगा रामायण की रचना किसने की थी, इतना तो आप लोगों को याद होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, इन्हें रामायणकार कहा जाता है। रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण को जो है उस कांडों में विभाजित किया गया है, और कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7, 18, 6 या फिर 8? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल एंड में हम लोग पहुंच रहे हैं। 7 कांड हैं रामायण में, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग क्लास को, अगर क्वेश्चन पसंद आए, क्लास अच्छी लगे तो फीडबैक के तौर पर लाइक करते रहिए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि
क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ताकि और भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? चतुर्विंशति मतलब हो गया 24 और सहस्त्री मतलब हो गया 1000। संहिता 24,000 श्लोकों की संहिता किसको कहा गया? रामायण को, रामचरितमानस को, महाभारत को या फिर रघुवंशम को? 18 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। चतुर्विंशति सहस्त्री जो रचना है ये किसको कहा गया? ये रामायण को कहा गया। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समः, यह श्लोक किस कवि के मुख से निकला? वेद व्यास जी के, कालिदास जी के, वाल्मीकि जी के या फिर भास के मुंह से? किसके मुंह से निकला था? 29 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। वाल्मीकि जी के मुंह से निकला था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी बताना है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल्हड़ की रचना का नाम क्या है? राजतरंगिणी, श्रीकंठ चरित, सोमपाल विजय या फिर सेतु काव्य? 30 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी ने पढ़ी होगी राजतरंगिणी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। जल्दी से बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास का आपका क्वेश्चन है शिशुपाल वधम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है शिशुपाल वधम। ये रचना के रचनाकार कौन है? जरूर अधिक से अधिक संख्या में आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको इसी प्रकार के मेरे सभी सब्जेक्ट के यूपी टेट सी टेट से संबंधित इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140290052। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको फीस पे करनी होगी, जो मैं आपको इस नंबर पर बता दूंगा। तो उसके बाद आप लोग फीस पे करके सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शाम की क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।